अध्याय 20 हैग्रिड की कहानी। संदूक से अदृश्य चोगा और हॉगवर्ट्स का नक्शा निकाल कर लाने के लिए हैरी लड़कों के कमरों की तरफ भागा। वो इतनी जल्दी लौटा कि हरमाइनी के आने से 5 मिनट पहले ही वो और रॉन चलने के लिए तैयार थे। हरमाइनी लड़कियों के कमरे से जब नीचे आई तो वो स्कार्फ, ग्लव्स और घरेलू जिन्नों के हैट पहने थी, जिन्हें उसने खुद बुना था। जब ये देखकर रॉन ने बेसब्री से अपनी जीभ कुटकुटाई तो हरमाइनी ने बचाव के लहजे में कहा, देखो बाहर ठंड है। वे तस्वीर के छेद से चुपचाप निकले और उन्होंने जल्दी से अदृश्य चोगा ओढ़ लिया। रॉन अभी इतना लंबा हो चुका था कि पैर छिपाने के लिए उसे झुककर चलना पड़ता था। धीरे धीरे और सावधानी से चलते हुए वे सीढ़ियां उतरे। फ्लिच या मिसेस नॉरिस को नक्शे में देखने के लिए वे बीच बीच में ठहर भी जाते थे। उनकी किस्मत अच्छी थी। उन्हें लगभग सिरकटे निक के सिवाय कोई नहीं दिखा, जो हवा में उड़ता जा रहा था और खोया खोया सा कोई गीत गुनगुना रहा था, जो विजली हमारा राजा है से मिलता जुलता था। वे प्रवेश हॉल से बाहर निकलकर बर्फीले मैदान में पहुंच गए, जहां सन्नाटा छाया हुआ था। हैरी का दिल बल्लियां उछलने लगा जब उसने हैग्रिड के घर में रोशनी के छोटे सुनहरे चौकोर टुकड़े देखे और उसकी चिमनी से धुआं निकलते देखा। वो जल्दी जल्दी चलने लगा। बाकी दोनों उसके पीछे पीछे टकराते हुए चल रहे थे। वे मोटी हुई बर्फ पर चरचर का आवाज करते हुए तब तक चलते रहे जब तक वे हैग्रिड के केबिन के सामने वाली लकड़ी के दरवाजे तक नहीं पहुंच गए। हैरी ने अपनी मुट्ठी से 3 बार दस्तक दी। अंदर एक कुत्ता तेजी से भौंकने लगा। हैग्रिड, हम हैं। हैरी ने की होल में से आवाज दी। हमें मालूम होना चाहिए था, एक रूखी आवाज आई। उन्होंने चोगे में एक दूसरे की तरफ मुस्कुराकर देखा। हैग्रिड की आवाज से उन्हें पता चल गया कि इस बात से वो खुश हुआ था। घर आए अभी 3 सेकंड भी नहीं हुए। रास्ते से हटो फैंग, रास्ते से हटो आलसी कुत्ते। कुंडी सरक गई। दरवाजा चर्र से खुला और हैग्रिड का सिर दरार में प्रकट हुआ। हरमाइनी की चीख निकल गई। शैतान की आंख, चुप रहो। हैग्रिड ने तेजी से तीनों के सिर के ऊपर से घूरते हुए कहा, तुम लोग अदृश्य चोगा ओढ़े हुए हो, है ना? चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मुझे अफसोस है, हरमाइनी ने कहा जब वे तीनों हैग्रिड के पास से होते हुए अंदर गए। हैग्रिड उन्हें देख सके इसलिए उन्होंने चोगा उतार दिया। हरमाइनी आगे बोली, मैं तो बस। ओ हैग्रिड। ओ कुछ नहीं कुछ नहीं, हैग्रिड ने जल्दी से कहा और दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो जल्दी से सभी पर्दे लगाने लगा। हरमाइनी अब भी उसकी तरफ दहशत से देख रही थी। हैग्रिड के बालों पर खून जम चुका था और उसकी बाईं आंख एक फूले हुए छेद में बदल गई थी। उसकी आंख पर बैंगनी और काले निशान थे। उसके चेहरे और हाथों पर बहुत से घाव थे, जिनमें से कुछ में तो अब भी खून बह रहा था। वो धीरे धीरे चल रहा था, जिससे हैरी को शक हुआ शायद उसकी कुछ हड्डियां भी टूट गई होंगी। यह स्पष्ट था कि वो अभी अभी घर लौटा था। एक कुर्सी पर उसका मोटा काला यात्री चोगा पड़ा था और एक झोला दीवार से टिका हुआ था, जो इतना बड़ा था कि इसमें कई छोटे बच्चे समा सकते थे। हैग्रिड खुद सामान्य व्यक्ति से 2 गुने आकार का था। इस वक्त वो लंगड़ाता हुआ आग के पास जा रहा था और उसके ऊपर एक तांबे की केतली रख रहा था। तुम्हें क्या हुआ? हैरी ने पूछा, जबकि फैंग उन सभी के चारों तरफ नाचता रहा और उनके चेहरे चाटने की कोशिश करता रहा। तुम्हें बताया ना, कुछ नहीं हुआ, हैग्रिड ने दृढ़ता से कहा। एक कप चाय चलेगी? रहने भी दो, रॉन ने कहा, तुम्हारी हालत बहुत खराब दिख रही है। हमने तुमसे कहा ना हम ठीक हैं।
हैग्रिड ने सीधे खड़े होकर उन सभी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि वो दर्द से थोड़ा कराह भी रहा था। कसम से तुम लोगों को दोबारा देखना अच्छा लग रहा है। तुम्हारी गर्मियां अच्छी बीती होंगी, है ना? रॉन बोला। हैग्रिड, तुम पर हमला हुआ है, हैग्रिड ने दृढ़ता से कहा। आखिर बार कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, रॉन ने पूछा। अगर हम में से कोई चेहरे के बजाय 1 पाउंड मांस के लोथड़े के साथ लौटे तो तुम से क्या कहोगे कि कुछ नहीं हुआ? हरमाइनी ने चिंता से कहा। हैग्रिड, तुम्हें जाकर मैडम पॉम्फ्री से मिलना चाहिए। कुछ घाव बहुत गहरे दिख रहे हैं। हैग्रिड ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, हम उसका इंतजाम कर रहे हैं, ठीक है? वो लकड़ी की बड़ी टेबल तक चलकर गया जो उसके केबिन के बीच में रखी थी। हैग्रिड ने उस पर पड़े तौली को हटा दिया। उसके नीचे खून से लथपथ हरे रंग का गोश्त का टुकड़ा था जो कार के टायर से थोड़ा बड़ा था। तुम इसे खाने वाले हो हैग्रिड? रॉन ने करीब से देखने के लिए आगे झुकते हुए कहा। यह जहरीला दिख रहा है। ऐसा ही दिखता है। ये ड्रैगन का गोश्त है, हैग्रिड ने कहा, और हम इसे खाने के लिए लाए हैं। उसने गोश्त का टुकड़ा उठाकर अपने चेहरे की बाईं तरफ चिपका लिया। उसकी दाढ़ी पर हरा खून बहने लगा और उसने संतुष्टि की हल्की आह भरी। यह अच्छा है, देखो, इससे जलन कम होती है। हैरी ने पूछा, अब हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? नहीं बता सकता हैरी, बहुत गोपनीय है। हमारी नौकरी चली जाएगी, हरमाइनी ने धीरे से कहा। क्या दानवों ने तुम्हें पीटा हैग्रिड? हैग्रिड की उंगलियां ड्रैगन के गोश्त से फिसल गई और गोश्त उसके सीने पर पहुंच गया। दानव? हैग्रिड ने गोश्त के टुकड़े को बेल्ट तक पहुंचने से पहले ही पकड़ते हुए कहा और उसे दोबारा अपने चेहरे से चिपका लिया। दानवों के बारे में किसने कहा? तुम्हें यह कहां से पता चला? किसने तुम्हें बताया कि हम? किसने कहा कि हम? हरमाइनी ने माफी मांगने के स्वर में कहा। अंदाजा लगा लिया। ओह, तुमने अंदाजा लगा लिया। अंदाजा? हैग्रिड ने उसे उस आंख से घूरते हुए कहा जो ड्रैगन के गोश्त से नहीं छिपी थी। रॉन ने कहा, एक तरह से स्पष्ट था। हैरी ने सिर हिलाया। हैग्रिड ने उनकी तरफ गुस्से से घूरा, फिर नाक में तेजी से हवा निकाली। उसने गोश्त के टुकड़े को दोबारा टेबल पर फेंक दिया और केतली के पास पहुंचा जो अब सीटी बजाने लगी थी। तुम तीनों जैसे बच्चे आज तक नहीं देखे जो जरूरत से ज्यादा जानना चाहते हैं। वो बुदबुदाया और उबले हुए पानी को बाल्टी जितने बड़े 3 मगों में डाला। और हम तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे हैं। कुछ तो लोग कहेंगे फटे में टांग डालने वाले, दखल देने वाले। लेकिन उसकी दाढ़ी हिलने लगी। तो तुम दानवों की तलाश में आए हो? हैरी ने टेबल के पास बैठते हुए मुस्कुराकर पूछा। हैग्रिड ने उन सभी के सामने चाय रख दी और बैठ गया। उसने ड्रैगन का गोश्त दोबारा उठाकर चेहरे से चिपका लिया। उसने घुर्राते हुए कहा, हाँ, हम गए थे। हरमाइनी ने धीरे से पूछा, और वे तुम्हें मिल गए? देखो, सच कहा जाए तो उन्हें खोजना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, हैग्रिड ने कहा। काफी बड़े होते हैं, है ना? वे कहां रहते हैं? पहाड़ों पर। तो मगलू उन्हें क्यों नहीं देख? वे देख लेते हैं, हैग्रिड ने स्याह अंदाज में कहा। बस उनकी मौतें हमेशा पर्वतारोहण की दुर्घटनाएं मानी जाती हैं। उसने अपनी स्टिक को थोड़ा सरकाया ताकि ये उसकी सबसे बुरी चोट पर पहुंच जाए। छोड़ो भी हैग्रिड, हमें बताओ कि तुम क्या करने गए थे? रॉन ने पूछा। हमें बताओ कि दानवों ने तुम पर कैसे हमला किया, और हैरी तुम्हें बताएगा कि उस पर दम पिशाचों ने कैसे हमला किया था। हैग्रिड का घूंट उसके गले में अटक गया और उसी समय उसके हाथ से गोश्त का टुकड़ा भी गिर गया।
जब हैग्रिड खांसा और गोश्त का टुकड़ा हल्की सी आवाज के साथ फिसलकर गिर पड़ा, तो टेबल पर थूक, चाय और ड्रैगन के खून का काफी मात्रा फैल गई। हैग्रिड घुर्राया। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम पिशाचों ने हमला किया? हरमाइनी ने आंख फाड़कर उससे पूछा। क्या तुम्हें पता नहीं है? हमें कुछ भी नहीं पता कि हमारे जाने के बाद क्या क्या हुआ। हम एक गोपनीय मिशन पर गए थे, है ना? हम ये नहीं चाहते थे कि उल्लू हमारे पीछे आए। बेहुदा तुम पिशाच, तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूं। वे लिटिल विंगिंग में आए थे और उन्होंने मेरे कजिन और मुझ पर हमला किया। इसके बाद जादू मंत्रालय ने मुझे स्कूल से निकाल दिया। क्या? और मुझे सुनवाई में जाना पड़ा। लेकिन पहले तुम दानवों के बारे में बताओ। तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था? हमें अपनी गर्मियों की हालचाल बताओ, फिर मैं तुम्हें अपनी गर्मियों की हालचाल बताऊंगा। हैग्रिड अपनी खुली आंख से उसे गुस्से से देखता रहा। हैरी भी अपने चेहरे पर मासूम संकल्प का भाव लेकर उसे देखता रहा। हाँ, ठीक है, हैग्रिड ने हार मानती हुई आवाज में कहा। वो झुका। उसने ड्रैगन के गोश्त का टुकड़ा फैंग के मुंह से निकाल लिया। ओह हैग्रिड, नहीं, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हरमाइनी ने कहना शुरू किया, लेकिन तब तक हैग्रिड उस गोश्त को अपनी सूजी हुई आंख पर दोबारा रख चुका था। चाय का घूंट पी लेने के बाद वो बोला, अच्छा, हम सत्र खत्म होने के बाद चल पड़े थे। हरमाइनी ने बीच में पूछा, मैडम मैक्सिम भी तुम्हारे साथ गई थी? हाँ, ये सही है, हैग्रिड ने कहा, और उसके चेहरे पर एक नर्म भाव उभर आया। ये नर्म भाव उसी जगह पर था जो दाढ़ी या हरे गोश्त से नहीं छिपी थी। हाँ, हम दोनों गए थे। और हम तुम्हें बता दें, मैडम मैक्सिम यानी ऑल्पे मुश्किल से नहीं घबराती। देखो, वो सुसंस्कृत और विदुषी हैं। हमें मालूम था कि हम कहां जा रहे थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि उसे पहाड़ों पर चढ़ना कैसा लगेगा, वो गुफाओं में कैसे सोएगी। लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। तुम जानते थे कि तुम कहां जा रहे थे? हैरी ने दोहराया। तुम जानते थे कि दानव कहां थे? देखो, डंबलडोर जानते थे और उन्होंने हमें बता दिया था। रॉन ने पूछा, क्या वे छिपे हुए थे? क्या उनके छिपने की कोई गोपनीय जगह है? दरअसल नहीं, हैग्रिड ने अपना खिचड़ी सिर हिलाते हुए कहा। सच तो यह है कि ज्यादातर जादूगरों को इस बात की परवाह नहीं रहती है कि वे कहां हैं। उन्हें तो बस ये परवाह रहती है कि वे उनसे काफी दूर रहें। लेकिन वे जहां रहते हैं वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, कम से कम इंसानों के लिए। इसलिए हमें डंबलडोर के निर्देशों की जरूरत थी। वहां पहुंचने में हमें 1 महीना लग गया। 1 महीना? रॉन ने पूछा, जैसे उसने आज तक इतनी लंबी यात्रा के बारे में नहीं सुना हो। लेकिन तुमने आवागमन कुंजी का सहारा क्यों नहीं लिया? रॉन को देखते समय हैग्रिड की बची हुई आंख में एक अजीब भाव आ गया। ये करुणा जैसा भाव था। उसने रूखेपन से कहा, हम पर नजर रखी जा रही थी रॉन। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम नहीं समझते हो? मंत्रालय डंबलडोर और उनके साथ रहने वालों पर नजर रख रहा है, और हमें मालूम है, हैरी ने तत्काल कहा, जो हैग्रिड की बाकी की कहानी सुनने के लिए उतावला था। हम जानते हैं कि मंत्रालय डंबलडोर पर नजर रख रहा है, रॉन ने दहशत में कहा। तो तुम वहां पहुंचने के लिए जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाए? तुम्हें पूरे रास्ते मगलों की तरह रहना पड़ा? पूरे रास्ते तो नहीं, हैग्रिड ने पछते हुए कहा। हमें तो बस सावधान रहना था, क्योंकि ओलंपे और मैं दोनों ही थोड़े अलग दिखते हैं। रॉन ने एक दबी हुई हंसी निकाली और जल्दी से
चाय का एक घूंट पी लिया तो हमारा पीछा करना मुश्किल नहीं था। हम ये नाटक कर रहे थे कि हम साथ साथ छुट्टियां मनाने जा रहे थे, इसलिए हम फ्रांस पहुंच गए और हमने ऐसा जताया कि हम ओलंपिक के स्कूल की तरफ जा रहे थे, क्योंकि हम जानते थे कि मंत्रालय का एक व्यक्ति हमारे पीछा कर रहा है। हमें धीमे चलना पड़ा क्योंकि हमें दरअसल जादू करने की मनाही है और हम जानते थे कि मंत्रालय हमें दबोचने का बहाना ढूंढ रहा है। लेकिन हम पीछा करने वालों को चकमा देने में कामयाब हो गए। डी जॉन के पास। डाई जॉन, हरमाइनी ने रोमांचित होकर कहा। मैं छुट्टियों में वहां गई थी। रॉन के चेहरे का भाव देखकर वो चुप हो गई। उसके बाद हमने थोड़े जादू का इस्तेमाल किया और ये बुरी यात्रा नहीं थी। पोलैंड की सीमा पर हम दो पागल दैत्य मिल गए और मिन्स्क के एक शराब खाने में हमारा एक खूनी पिशाच से थोड़ा मतभेद हो गया। लेकिन उसके अलावा हमारी यात्रा बहुत अच्छी रही। और फिर हम उस जगह पर पहुंच गए और उनका पता ठिकाना खोजते हुए पहाड़ों पर चढ़ने लगे। हमें उनके पास पहुंचने पर जादू छोड़ना पड़ा। इसका एक कारण यह था कि वे जादूगरों को पसंद नहीं करते थे और हम उनके पास से खाली हाथ नहीं लौटना चाहते थे। इसका कारण यह था कि डंबलडोर ने हमें चेतावनी दी थी कि तुम जानते हो कौन भी दानवों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगा। उन्होंने हमें बता दिया था कि शायद उनके पास पहले ही अपना दूध भेज दिया होगा उसने। उन्होंने हमसे यह भी कहा था कि उनके पास पहुंचने पर हम सावधान रहें, क्योंकि वहां प्राण भक्षी भी हो सकते हैं। हैग्रिड ने रुककर चाय का एक लंबा घूंट लिया। आगे बताओ, हैरी ने तत्काल कहा। वे मिल गए। एक रात को हम एक पहाड़ की चोटी पर चढ़े। नीचे तलहटी में दानव लेटे हुए थे। नीचे बहुत सी जगहों पर आग जल रही थी और विशाल छायाएं दिख रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे पहाड़ हिल रहे हों। वे कितने बड़े होते हैं? रॉन ने धीरे से पूछा। लगभग 20 फुट, कुछ तो 25 फुट तक के हो सकते हैं। और वे कितने थे? हमें लगता है कि 70-80 होंगे। बस इतने ही? हरमाइनी बोली। हाँ, हैग्रिड ने दुख से कहा। 80 बचे हैं। जबकि एक वक्त उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। दुनिया भर में उनकी सैकड़ों प्रजातियां थी, लेकिन वे कई सदियों से नष्ट हो रहे हैं। जाहिर है कुछ को तो जादूगरों ने मार डाला, लेकिन ज्यादातर आपस में ही लड़ मरे। अब वे पहले से ज्यादा तेजी से मर रहे हैं। उन्हें एक दूसरे के इतने करीब रहने के लिए नहीं बनाया गया है। डंबलडोर कहते हैं कि यह हमारी गलती है। जादूगरों ने ही उन्हें हमसे दूर जाने के लिए विवश किया है और उनके पास अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हैरी ने कहा। तो तुमने उन्हें देख लिया, फिर क्या हुआ? देखो, हमने सुबह होने का इंतजार किया। हम अंधेरे में चोरी से उनके पास नहीं जाना चाहते थे, वरना हम खतरे में पड़ जाते। रात को लगभग 3 बजे वे अपनी जगह बैठे बैठे सो गए। हम सोने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। एक बात तो ये थी कि हमें डर था कि कोई दानव जागकर हमारे पास ना आ जाए, और दूसरी ये कि उनके खर्राटों की आवाज बहुत तेज थी। सुबह होने तक तो ऐसा लगा जैसे हिमस्खलन हो रहा हो। खैर, सुबह की रोशनी होने पर हम उनसे मिलने गए। बस ऐसे ही? रॉन ने स्तब्ध दिखते हुए कहा। तुम सीधे दानवों के शिविर में घुस गए?
हैग्रिड बोला, डंबलडोर ने हमें बता दिया था कि हमें यह काम कैसे करना है। गुर्ग को तोहफे दो, उसके प्रति सम्मान दिखाओ। किसे तोहफे दो? हैरी ने पूछा। गुर्ग को, यानी मुखिया को। रॉन ने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला कि कौन सा दानव गुर्ग था? हैग्रिड मजे लेते हुए मुस्कुराया। कोई दिक्कत नहीं आई। वो सबसे बड़ा, सबसे बदसूरत और सबसे आलसी दानव था। वो बैठा बैठा हुक्म चला रहा था और दूसरे उसके लिए खाना लेकर आए। मरी हुई बकरियां और इसी तरह की चीजें। उसका नाम कारकस था। वो 22-23 फुट लंबा होगा और उसका वजन 2 बड़े हाथियों जितना होगा। उसकी चमड़ी गेंडे की खाल जैसी थी। हरमाइनी ने सांस रोककर पूछा, और तुम ऊपर चलकर उसके पास गए? नहीं, हम नीचे उतरकर उसके पास गए, क्योंकि वो घाटी में लेटा हुआ था। वे लोग 4 ऊंची पहाड़ियों की तराई में थे। पास में ही एक पहाड़ी झील थी और कारकस झील के पास लेटा लेटा बाकी दानवों को हुक्म दे रहा था कि वे उसे और उसकी पत्नी को खाना दें। ओलंपे और हम पहाड़ी से नीचे उतरे। रॉन ने हैरानी से पूछा, तुम्हें देखकर उन्होंने कोई मारने की कोशिश नहीं की तुम्हें? हैग्रिड ने कंधे उचकाते हुए कहा, बेशक कोई दानव ऐसा करना चाहते थे, लेकिन हमने वही किया जो डंबलडोर ने हमसे करने को कहा था। हमने अपना तोहफा ऊंचा उठा लिया। हमने अपनी निगाह गुर्ग पर जमाए रखी और बाकी दानवों को नजरअंदाज कर दिया। इस पर बाकी दानव खामोश खड़े रहे और हमें घूरते रहे। हम सीधे कारकस के पैरों के पास पहुंच गए। हमने सिर झुकाया और अपना तोहफा उनके सामने रख दिया। दानव को क्या दिया जा सकता है? रॉन ने उत्सुकता से पूछा। खाना? नहीं, खाना तो वो खुद खोज सकता है, हैग्रिड ने कहा। हम उसके पास जादू ले गए थे। दानवों को जादू पसंद होता है, बस उन्हें यह अच्छा नहीं लगता है कि उसका इस्तेमाल उनके खिलाफ करें, चाहे जो हो। पहले दिन हमने उसे अमर ज्वाला की टहनी दी। हरमाइनी ने धीरे से वाह कहा, लेकिन हैरी और रॉन ने हैरानी से त्योरियां चढ़ा ली। किसकी टहनी? अमर ज्वाला, हरमाइनी ने चिढ़ते हुए कहा। तुम लोगों को अब तक ये पता होना चाहिए था। प्रोफेसर फ्लिकविक ने क्लास में कम से कम 2 बार इसका जिक्र किया है। चाहे जो हो, हैग्रिड ने जल्दी से कहा और रॉन को जवाब देने से रोक दिया। डंबलडोर ने इस शाखा पर जादू कर दिया था ताकि ये हमेशा चलती रहे, जो ज्यादातर जादूगर नहीं कर सकते। हमने इसे कारकस के कदमों के पास बर्फ पर रख दिया। दानवों के गुर्ग के लिए एल्बस डंबलडोर का तोहफा। उन्होंने आपका अभिवादन किया है। हैरी ने उत्सुकता से पूछा, कारकस ने क्या कहा? कुछ नहीं, उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। तुम मजाक कर रहे हो? लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। डंबलडोर ने हमें चेतावनी दे दी थी कि ऐसा हो सकता है। कारकस जानता था क्या करना है। उसने चिल्लाकर अंग्रेजी जानने वाले 2 दानवों को बुला लिया। उन्होंने दुभाषिए का काम किया। रॉन ने पूछा, और उसे तोहफा पसंद आया? और उसे तोहफा पसंद आया? हाँ। जब वे समझ गए कि ये क्या है, तो तूफान मच गया। हैग्रिड ने कहा और ड्रैगन के गोश्त को अपनी फूली आंख के ज्यादा ठंडे हिस्से पर दबाया। बहुत खुश हुआ। इसके बाद हमने कहा, एल्बस डंबलडोर गुर्ग से आग्रह करते हैं कि वो उनके दूत से बात कर ले। उनका दूत अगले दिन एक और तोहफा लेकर आएगा। हरमाइनी ने पूछा,
तुमने गुर्ग से उसी दिन बात क्यों नहीं की? डंबलडोर चाहते थे कि हम ये काम बहुत धीरे धीरे करें, हैग्रिड ने कहा। उन्हें ये देख लेने दें कि हम अपने वादे निभाते हैं। हम कल फिर आएंगे और एक नया तोहफा देंगे, और अगर हम अगले दिन एक नया तोहफा देते हैं तो इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है ना? उन्हें पहले तोहफे की जांच करने का समय दो और जान लेने दो कि यह अच्छा है। इससे वे और तोहफों के लिए ज्यादा उत्सुक हो जाएंगे। वैसे भी कारकस जैसे दानवों के साथ ये होता है कि अगर उन्हें जरूरत से ज्यादा जानकारी दे दो तो वे चीजों को आसान बनाने के लिए आपको मार डालते हैं। इसलिए हम सिर झुकाकर रास्ते से हट गए और दूर जाकर एक अच्छी छोटी गुफा में रात बिताई। अगली सुबह हम दोबारा गए। इस बार हमने पाया कि कारकस बैठकर हमारा इंतजार कर रहा था और उत्सुक था। और तुमसे उसने बात की? हाँ, पहले तो हमने उसे तोहफे में बेहतरीन लड़ाकू हेलमेट दिया जिसे पिशाचों ने बनाया था और जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। फिर हमने बैठकर बातें की। उसने क्या कहा? ज्यादा नहीं, ज्यादातर सुनता रहा, लेकिन संकेत अच्छे थे। उसने डंबलडोर के बारे में सुन रखा था। उसने सुना था कि डंबलडोर ने ब्रिटेन के आखिरी दानवों को मारने के खिलाफ संघर्ष किया था। कारकस डंबलडोर की बात सुनने में काफी रुचि लेता दिख रहा था। कुछ और दानव भी, खासकर अंग्रेजी समझने वाले, करीब आकर सुनने लगे। जब हम उस दिन वहां से लौटे तो हमें कामयाबी की उम्मीद थी। हमने अगले दिन सुबह एक और तोहफे के साथ आने का वादा किया। लेकिन उस रात को सब कुछ गड़बड़ हो गया। रॉन ने जल्दी से पूछा, क्या मतलब? जैसा हमने कहा था, दानव साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। हैग्रिड ने दुख से कहा, इतने बड़े समूह में रहने के लिए नहीं। वे खुद मुख्तार होते हैं। वे हर एक हफ्ते बाद एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। दानव एक दूसरे से लड़ते हैं और दानवियां एक दूसरे से लड़ती हैं। पुरानी प्रजातियां एक दूसरे से लड़ती हैं। जाहिर है, इन झगड़ों का कारण खाना, आग या सोने की जगह नहीं होती। उनकी प्रजाति लुप्त होने की कगार पर है, इसलिए कोई भी ये सोचेगा कि उन्हें एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। लेकिन उस रात को लड़ाई छिड़ गई। हम अपनी गुफा के बाहर से नीचे घाटी की तरफ देखते रहे। ये घंटों तक चली। बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। सूरज निकला तो बर्फ लाल हो चुकी थी। उसका सिर झील के पास पड़ा हुआ था। किसका सिर? हरमाइनी ने आह भरी। कारकस का, हैग्रिड ने भारी आवाज में कहा। अब उसकी जगह एक नया कुत बन गया था। उसका नाम गोल्गोमैक था। उसने आह भरी। देखो, हमने इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि पहले गुर्ग के साथ दोस्ताना संपर्क के 2 दिन बाद ही गुर्ग बदल जाएगा। हमारे मन में यह अजीब भावना थी कि गोल्गोमैक हमारी बात सुनने के लिए इतना उत्सुक नहीं होगा, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही थी। रॉन ने हैरानी से पूछा, तुम उससे बात करने गए?
तुमने उसे दूसरे दानव का सिर काटते देखा था, इसके बावजूद? और क्या, हैग्रिड ने कहा। हम इतनी दूर इसलिए नहीं गए थे कि 2 दिन बाद ही हार मानकर लौट आए। हम अगले तोहफे को लेकर नीचे गए जो हम कारकस को देने वाले थे। अपना मुंह खोलने से पहले ही हम जान गए कि हमारी कोशिश सफल नहीं होगी। वो वहां पर कारकस का हेलमेट पहने बैठा था और हमारे करीब पहुंचने पर उसने हमारे तरफ गुस्से से देखा। वो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा दानव था। उसके बाल काले थे, दांत भी काले थे और उसके गले में हड्डियों का हार था। कुछ तो इंसानों की हड्डियां लग रही थी। जो हमने कोशिश की ड्रैगन की खाल का एक बड़ा रोल दिखाया और कहा, दानवों के मुखिया के लिए तोहफा। अगले ही पल उसके 2 साथियों ने हमें पकड़कर हवा में उल्टा लटका दिया। हरमाइनी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हैरी ने पूछा, तुम छूटे कैसे? हैग्रिड बोला, अगर आल्प हैग्रिड बोला, अगर ओलंपे नहीं होती तो कभी नहीं छूट पाते। उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और बहुत तेजी से जादू कर दिया। हमने इतना तेज जादू पहले कभी नहीं देखा। बहुत ही अद्भुत। जिन 2 दानवों ने हमें पकड़ रखा था, उसने उनकी आंखों पर कंजक्टिवाइटिस का श्राप कर दिया, जिससे उन्होंने तत्काल हमें छोड़ दिया। लेकिन इससे हम मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि हमने उनके खिलाफ जादू कर दिया था और दानव जादूगरों की इसी बात से चिढ़ते हैं। हमें ये काम करना ही था, लेकिन हम जानते थे कि हम अब उनके शिविर में नहीं जा सकते। ओ हैग्रिड, रॉन ने धीरे से कहा। हरमाइनी ने पूछा, अगर तुम वहां पर सिर्फ 3 दिन रहे तो तुम्हें घर लौटने में इतना समय कैसे लगा? हम 3 दिन में ही हार मानकर नहीं लौटे, हैग्रिड ने आवेश में कहा। डंबलडोर तो हमारे भरोसे बैठे थे। लेकिन तुम्ही ने तो अभी कहा कि तुम किसी तरीके से वहां नहीं जा सकते थे। दिन की रोशनी में नहीं जा सकते थे। हमें इसके बारे में दोबारा सोचना पड़ा। 2-3 दिन गुफा में रहकर देखते रहे और हमने जो देखा वो हमें अच्छा नहीं लगा। हरमाइनी ने सहमी आवाज में पूछा, क्या उसने और सिर उखाड़े? नहीं, हैग्रिड ने कहा। काश ऐसा हुआ होता। क्या मतलब? हमारा मतलब है, हमें जल्दी ही पता चल गया कि उसे सभी जादूगरों से मिलना नापसंद नहीं था। सिर्फ हमसे मिलना नापसंद था। हैरी ने तत्काल कहा, प्राण बख्शी? हैग्रिड ने भारी आवाज में कहा। उनमें से 2 हर दिन उससे मिलते थे, उसे तोहफे देते थे और वो उन्हें उल्टा नहीं लटकाता था। रॉन ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वे प्राणभक्षी थे? क्योंकि हम उनमें से एक को पहचानते थे, हैग्रिड गुर्राया। मैकनेयर, याद है? जो बकबीक को मारने आया था। वो सिर फिरा था। उसे भी खून खराबा उतना ही पसंद है जितना कि गोल्गो मैथ को था। कोई हैरानी नहीं कि उनकी आपस में इतनी पट रही थी।